वंदे मातरम दोस्तों। आज की क्लास में हम एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रमुख फैक्ट देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में तय रहता है यहाँ से क्वेश्चन का आना, क्योंकि हर सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहते हैं वही तो पूछे जाते हैं चैप्टर से बार बार। तो हम ये जो बेक ईयर पेपर है उनके आधार पर इनको देखने वाले हैं। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा आपको लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देखने को मिलेगा। जो जोजिला दर्रा है यह किसे जोड़ता है? तो ये श्रीनगर है हमारा और लेह, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। अगर बात करें यहाँ श्रीनगर को किसने बसाया था, तो अशोक के द्वारा श्रीनगर को बसाया गया था। किसने बसाया था? अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। श्रीनगर और लेह को कौन सा जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है और ये लद्दाख में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से? यांगयाप दर्रा देखने को मिलेगा आपको। बोमडीला, कौन सा? बोमडीला दर्रा देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा, बोमडीला दर्रा और एक और दर्रा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा दीफू दर्रा। कौन सा? दीफू दर्रा। तो ये तीन दर्रे यहाँ पर स्थित है, यांगयाप, बोमडीला और दीफू दर्रा। जो यांगयाप दर्रा है इसी से ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से, अरुणाचल प्रदेश से। कौन से? यांगयाप दर्रे से। अगर आप देखें कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो उत्तराखंड में आपको तीन दर्रे मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। नीति दर्रा, लीपुलेक नीति और माना। लीपुलेक और माना, ये तीन दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये तीन दर्रे उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपको कौन से दर्रे मिलेंगे? तो यहाँ पर आपको शिपकिला, जो शिपकिला दर्रा है वो कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। शिपकिले के बाद बड़ा लाचला, शिपकिला और बड़ा लाचला दर्रा आपको कहाँ? हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। और जो शिपकिला दर्रा है इससे कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो जो सतलज नदी है यह भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा और यहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और इसके अतिरिक्त सिक्किम, अगर सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर कौन से दर्रे देखने को मिलेंगे आपको? तो नाथुला, कौन सा? नाथुला दर्रा और जो जेलेपला दर्रा है, नाथुला और जेलेपला, ये दर्रे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सिक्किम में देखने को मिलेंगे, नाथुला और जेलेपला। इसके अंतर्गत आपको मणिपुर में कौन सा दर्रा एक देखने को मिलेगा? तो जो तुजू दर्रा ये आपको कहाँ मिलेगा? तो तुजू दर्रा मणिपुर में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये भारत के प्रमुख कुछ दर्रे हो गए हैं जिनके बारे में हमने देखा है। जोजिला दर्रा का लद्दाख में। इसके अलावा अगर पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम। कौन सा? काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा स्थाई पर स्थित है और काराकोरम रेंज पर ही स्थित है। यह भारत का अगर सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछ ले इसी काराकोरम रेंज पर स्थित है तो कौन सा है? जो सियाचिन ग्लेशियर है, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कौन से? सियाचिन। और इसी काराकोरम चोटी पर हमें एक चोटी मिलती है इसी काराकोरम रेंज पर, K2 जिसे गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं? गोडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8,611 मीटर। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गोडविन ऑस्टिन में, और ये पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न झीलों में कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? क्रेटर झील क्या होती है? तो पहली बात तो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है वहाँ पर निर्मित होती है क्रेटर झील। किसे कहा जाता है क्रेटर झील? ये मान लीजिए ज्वालामुखी, एक यहाँ पर ज्वालामुखी पाइप और यहाँ से लावा निकलता है। यहाँ पर विस्फोट हुआ ज्वालामुखी तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है और कई बार विस्फोट होने से ये जो गड्ढा है यह बड़ा हो जाता है, तो ये क्रेटर का रूप ले लेता है, अर्थात ये क्रेटर कहलाता है। और जब वर्षा के मौसम में फिर पानी गिरता है और इस गड्ढे में पानी भर जाता है तो इसे क्रेटर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर झील कहा जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो ज्वालामुखी का जहाँ मुंह होता है वहाँ पर अगर पानी भर जाता है क्रेटर उस गड्ढे में तो उसे क्रेटर झील के नाम से जानने लगते हैं हम। तो क्रेटर झील कौन सी है इनमें से? तो लोनार झील आपको क्रेटर झील के रूप में दिखाई देगी। और लोनार झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगी। कौन सी? लोनार झील। ठीक है, अगर चिल्का झील की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। और भारत की सबसे
बड़ी झील है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी? चिल्का झील, और ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। अगर बात करें आर्द्रभूमि स्थल में शामिल होने वाली पहली भारत की साइट कौन सी थी? तो ये चिल्का झील। तो जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन में शामिल पहली भारत का स्थल कौन सा था? तो यह चिल्का झील ही थी। और चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मुख्य रूप से जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर मिलेगा आपको? उड़ीसा में। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा में। कौन सा? भीतरकनिका और सिमलीपाल, भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेंगे आपको? उड़ीसा में मिलेंगे। और यहाँ पर एक विशेष प्रजाति के कछुए भी रहते हैं जो भीतरकनिका में, जो अमेरिका से आते हैं। तो कौन से कछुए होते हैं? ओडिव रेलवे कछुए। जो ओडिव रेलवे कछुए रहते हैं ये भीतरकनिका में पाए जाते हैं। कोल्लेरू झील की बात करोगे तो कोल्लेरू झील आपको दो जो डेल्टा है इनके मध्य मिलेंगे। कौन सी नदियों के डेल्टा के मध्य मिलेगा आपको? तो ये गोदावरी और कृष्णा नदियों का जो डेल्टा है उनमें मिलेगा आपको। ये नदी जो कोल्लेरू झील है यह गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा बनता है उन डेल्टा वाले भाग में देखने को मिलेगी। कौन सी? कोल्लेरू झील। और अगर राज्य की बात करेंगे तो कौन से? आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आएगी आपकी कोल्लेरू झील। तो ये महत्वपूर्ण है कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो यह कोल्लेरू झील स्थित है, आपको याद रखना है। अष्टमुडी झील, अगर इसकी झील की बात करेंगे अष्टमुडी, तो ये केरल की झील है। कहाँ? केरल में स्थित है अष्टमुडी झील। और इन्हें यहाँ पर स्थानीय नाम क्या है? लेगून झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लेगून के नाम से जाना जाता है अष्टमुडी। और एक और झील है बेम्बानाद। अष्टमुडी और बेम्बानाद ये दोनों लेगून झील है और कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और जो बेम्बानाद झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? यह बेम्बानाद झील है। और वेल्लम काली या जिसे नेहरू ट्रॉफी कहते हैं वो नाव प्रतियोगिता भी कहाँ पर होती है? तो जो बेम्बानाद झील है यहीं पर होती है जो नाव प्रतियोगिता है वह भी। केरल के तट को किस नाम से जानते हैं हम? केरल का जो तट है इसे किस नाम से जानते हैं? मालाबार के नाम से जाना जाता है, मालाबार। और मालाबार का जो तट है यहाँ पर एक जो परमाणु ईंधन है वह पाया जाता है। तो कौन सा परमाणु ईंधन पाया जाता है? मालाबार, जो केरल की तट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको जो यहाँ पर रेत है मालाबार तट पर, जो केरल के तट पर रेत स्थित होती है, इसमें जो हमें थोरियम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? थोरियम की प्राप्ति होती है। तो कौन सा परमाणु ईंधन मिलता है? तो थोरियम मिलता है हमें केरल की मालाबार रेत में, जो थोरियम परमाणु ईंधन है यह मिलता है। अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम ईंधन कहाँ मिलता है भारत में? तो यह जादूगोड़ा खान। कहाँ पर? ये जो जादूगोड़ा खान है, जादूगोड़ा खान यहाँ पर मिलता है। और जादूगोड़ा खान कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है जादूगोड़ा की खान। यहाँ पर हमको यूरेनियम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। पेनगंगा एवं वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और ये कहाँ पर मिलती है वेनगंगा और पेनगंगा दोनों? तो ये महाराष्ट्र में मिलती है। और जिस स्थान पर वेनगंगा और पेनगंगा का मिलन होता है उसे प्राणहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणहिता कहा जाता है वेनगंगा पेनगंगा के संगम को। और गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं और मध्य प्रदेश से निकल के आती है ये दोनों नदियाँ, वेनगंगा और पेनगंगा। गोदावरी नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक स्थान है त्रयंबक की पहाड़ी। कौन सी? त्रयंबक की पहाड़ी। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्रयंबक की पहाड़ी से महाराष्ट्र में। और ये दक्षिण भारत की और या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी है। और इसे जो दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। और ये कहाँ से निकलती है? तो त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी परियोजना इस पर है? तो जायकवाड़ी परियोजना किस पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर ही स्थित है। कृष्णा नदी की आप बात करोगे तो कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र से ही होता है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। लेकिन ये कौन सी पहाड़ियों से उद्गम होती है? तो महाबलेश्वर, जो
महाराष्ट्र में महाबलेश्वर स्थान है, यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और कृष्णा नदी पर ही कौन सा बांध स्थित है, तो जो नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर, ये बांध कहाँ पर स्थित है, तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त एक और जो बांध है अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध, ये भी किस पर स्थित है, तो यह भी कृष्णा नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। नागार्जुन सागर भी इसी पर स्थित है, अलमट्टी बांध भी कृष्णा नदी पर ही स्थित है। अब कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी ये कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक में कौन से स्थान से निकलती है, तो जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक से। और अगर बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, तो जो मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध वो किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। और दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिनमें 12 माह पानी रहता है, अर्थात सदा नीरा नदी है। जो सदा नीरा नदी है दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कौन सी है, तो वह कावेरी नदी है। और कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है, तो यह कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के मध्य स्थित है। जो इन 4 राज्यों के मध्य जो कावेरी नदी जल विवाद है वह होता है। महानदी की अगर बात करें तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से देखने को मिलेगा, तो जो छत्तीसगढ़ का रायपुर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की सिहावा की पहाड़ियों से महानदी का उद्गम होता है। और ये अपने जो नदी घाटी है खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, महानदी घाटी। और यहाँ देखेंगे महानदी पर कौन सा बांध है, तो आपको जो हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, आपको महानदी पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर, महानदी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है, तो किस पहाड़ी पर स्थित है, यह खासी पहाड़ी पर स्थित है मेघालय में। किस पहाड़ी पर स्थित है, खासी पहाड़ी पर स्थित है मेघालय में। आपको उत्तर पूर्वी भारत का हम थोड़ा सा मैप देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में आपको यहाँ पर कौन सा राज्य देखने को मिलेगा, मेघालय। और मेघालय में इस प्रकार से पहाड़ियाँ स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया का। इस प्रकार से गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर इस प्रकार इसकी कीपाकार आकृति के कारण जो दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें आती है वह यहाँ प्रवेश करती है गारो, खासी, जयंतियों की पहाड़ियों में। और इसकी कीपाकार आकृति होने के कारण बार बार हवाएं यहीं टकराती है। यहाँ से टकराकर हवाएं यहाँ आएगी, यहाँ से टकराकर पुनः यहाँ आएगी, और बार बार हवाएं इसी के अंदर जो कीपाकार आकृति है घूमती रहती है और यहीं पर वर्षा करवाती रहती है। तो जो मेघालय है, मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ, यहाँ पर एक स्थान है मोसिनराम। कौन सा, मोसिनराम स्थान। तो यहाँ पर भारत की या विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ लगभग 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त होती है। एक वर्ष में 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है मोसिनराम में। और यहीं पर एक और स्थान है चेरापूंजी। चेरापूंजी में भी यहाँ पर वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन अब के आंकड़ों के अनुसार मोसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो यह मेघालय में स्थित है। खासी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। और यहीं पर एक कौन सा पठार है, तो हम जिसे शिलोंग के पठार के नाम से जानते हैं। किसे, शिलोंग के पठार के नाम से जानते हैं, या इसे ही कार्बी एलोंग का पठार भी कहा जाता है। कार्बी एलोंग का पठार भी शिलोंग के पठार को ही कहा जाता है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो यह मेघालय के पठार में ही है। और जो यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती है गारो, खासी, जयंती की, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मिश्मी पहाड़ी कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। मिश्मी पहाड़ी कौन कौन सी, अभोर, डफला और मिश्मी, ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, अभोर, डफला और मिश्मी की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपको ये पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, यह खासी पहाड़ी पर होती है, जो मेघालय में स्थित है, शिलोंग के पठार में। और जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत से किस दर्रे द्वारा अलग होता है, तो इसे राजमहल गारो या मालदा दर्रे, राजमहल गारो या मालदा दर्रे के नाम से जाना जाता है। तो मालदा दर्रे या राजमहल गारो के दर्रे के द्वारा यह प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है शिलोंग का पठार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है,
तो यह अरबी भाषा के शब्द से बना है मानसून शब्द। भारत में कौन सा मानसून पाया जाता है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। और अगर बात करें भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो भारत में मानसून का आगमन 1 जून के आसपास भारत में मानसून का आगमन होता है। और ये कहाँ पर टकराता है? तो जो केरल का मालाबार तट है केरल का, यहाँ पर मानसून 1 जून के आसपास टकराता है। और इसे क्या कहते हैं? मानसून का प्रस्फोटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून का प्रस्फोटन कहा जाता है, जो 1 जुलाई के आसपास मालाबार तट पर मानसून टकराता है भारत में। और कौन सी पवनों से भारत में मानसून आता है? तो जो हमारे भारत की स्थिति है उसके अनुसार जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं, कौन सी? जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, यह भारत में वर्षा कराती है। और भारत में 2 शाखाओं से वर्षा होती है। कौन सी? एक अरब सागर की शाखा है। कौन सी? एक अरब सागर की शाखा है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी? एक अरब सागर की शाखा है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये भारत में वर्षा करवाती है। अगर बात करें भारत में मानसून का आगमन कब? 1 जून के आसपास होता है। सबसे पहला कहाँ मानसून वर्षा करता है? तो जो मालाबार तट है केरल का, यहाँ पर मानसून आता है 1 जून के आसपास। और यहाँ पर मानसून जब आता है तो इसे मानसून का प्रस्फोटन कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें, इनके द्वारा वर्षा होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारत में वर्षा प्राप्त होती है। तो मानसून ये किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है मानसून। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से किन महीनों को निवर्तन मानसून के महीने कहा जाता है? अर्थात निवर्तन अर्थात भारत में से किस महीनों में मानसून लौट जाता है, भारत में वर्षा होना बंद हो जाती है? तो जो आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर का महीना है। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक भारत में वर्षा होती है। जो अक्टूबर नवंबर का महीना है, इसमें शीत ऋतु का आगमन होने लगता है और मानसून भारत से जाने लगता है। तो अगर बात करें तो अक्टूबर नवंबर माह में इसे क्या कहा जाता है? मानसून का लौटना या मानसून का निवर्तन भी कहा जाता है। जो इस माह में अक्टूबर नवंबर में जब लौटता हुआ मानसून भारत से जाता है, लौटता हुआ मानसून, तो यह भारत में किस तट पर वर्षा करवाता है या किस क्षेत्र में वर्षा करवाता है? तो आपको कोरोमंडल, कौन से? कोरोमंडल तट पर यह वर्षा करवाएगा। कौन से? कोरोमंडल तट पर। और कोरोमंडल तट कहाँ है? तो जो तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है, यहाँ पर लौटता हुआ मानसून वर्षा कराएगा अक्टूबर नवंबर के माह में। अगर बात करें जो उत्तर दक्षिण पश्चिमी पवनों से भारत में वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है 2 शाखा से, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा से। हम देखते हैं जब मानसून आता है, मानसून का आगमन होता है, तब हम कौन सी फसलों की बुआई करते हैं? जो खरीफ की फसलें होती है उनकी बुआई करते हैं हम जून जुलाई के माह में। कब? जून जुलाई के माह में इनकी बुआई की जाती है और अक्टूबर के माह में इन्हें काट लिया जाता है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी है हमारी? तो जो सोयाबीन है, सोयाबीन क्या है? खरीफ की फसल है। इसके अलावा आप देखेंगे कपास क्या है? खरीफ की फसल है। इसके अलावा मूंगफली ये किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। मक्का ये खरीफ की फसल है। रबी की फसलें वो होगी जो शीत ऋतु में बोई जाती है। ये अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, जो शीत ऋतु में फसलें रहती है। तो जो हम देखते हैं चना गेहूँ मटर सरसों आलू, ये सब किस प्रकार की फसल है? तो ये रबी की फसल है। और एक कौन सी फसलें होती है? जायद की फसलें होती है। जायद की फसलें ये ग्रीष्म ऋतु के जो 2-3 महीने होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में की जाती है जायद की फसलें। तो मानसून का निवर्तन कब से प्रारंभ होता है? अक्टूबर नवंबर से मानसून का निवर्तन प्रारंभ हो जाता है भारत से, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और ये कोरोमंडल तट है जो तमिलनाडु का, यहाँ पर वर्षा प्राप्त करवाता है। और खरीफ की फसलें हम कब बोते हैं? खरीफ की फसलें कब बोते हैं हम? तो जो जून जुलाई के माह होते हैं तब हम इन्हें बुआई करते हैं इनकी। और सोयाबीन, कपास, मूंगफली, मक्का ये सब खरीफ की फसलें। और रबी की फसलें चना, गेहूं, मटर, सरसों, आलू ये कैसी हमारी रबी की फसलें। और इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। और गर्मी के जो मार्च माह है, जो मार्च और अप्रैल और मार्च के महीने, यहाँ पर इन रबी की फसलों की कटाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम।
किस मिट्टी को रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है। और इसका निर्माण किससे होता है? तो जो बेसाल्ट की चट्टानें उनके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए काली मृदा को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और जलोढ़ मृदा की बात करें, अगर भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। और उसमें से जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल अर्थात 40% भूभाग पर कौन सी हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों के द्वारा किया जाता है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का जमाव किया जाता है, जिससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, इसमें भी जलोढ़ मिट्टी में हमें देखने को मिलती है बांगर और खादर। जो खादर जो जलोढ़ का भाग होती है, जो जलोढ़ मिट्टी का खादर भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ कहा जाता है। इसे नवीन जलोढ़ कहा जाता है। और ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी कौन सी होती है? खादर प्रकार की होती है। और जो बांगर होती है, इसे पुराना जलोढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुराना जलोढ़ कहा जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ खादर होता है, उसके बाद बांगर होता है। जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नदियाँ अपना नवीन जलोढ़ लाकर वहाँ पर बिछाती है, उसे नवीन जलोढ़ या खादर कहा जाता है। और जहाँ पर कई 5-6 वर्षों में बाढ़ आती है कभी, और 5-6 वर्षों में वहाँ पर जलोढ़ का जमाव होता है, उसे पुराना जलोढ़ कहा जाता है और उसे बांगर के नाम से जानते हैं। लेटेराइट मृदा, यह बागवानी फसलें, जो बागवानी खेती होती है, जिसे हमारे चाय कॉफ़ी हो गए या जो भी सेब काजू कॉफ़ी इनकी जो खेती होती है, इसे बागवानी कृषि के अंतर्गत आता है। तो लेटेराइट मृदा में बागवानी कृषि अच्छी होती है। और इसके लिए जो तीव्र वर्षा और ढालू भूमि, तीव्र वर्षा और जो ढाल वाली भूमि है, वहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और इसमें जो बागवानी कृषि है, यह की जाती है लेटेराइट मृदा में। अगर देखें हम भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, तो यह हमने देख लिया, जलोढ़ सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जो लाल पीली मृदा है, यह भारत के दूसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और जो तीसरे स्थान पर कौन सी है? काली मिट्टी है। कौन सी? काली मृदा है। काली मृदा भारत में तीसरे स्थान पर है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन किस द्वीप पर स्थित है? तो ये बेरन मध्य अंडमान पर स्थित है। मध्य अंडमान पर बेरन द्वीप, मध्य अंडमान के पास स्थित है बेरन द्वीप। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है नारकोंडम। कौन सा है? नारकोंडम ज्वालामुखी भारत का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह बेरन द्वीप है। जो बेरन ज्वालामुखी यह है, और जो मध्य अंडमान है उसके पास स्थित है यह। और कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। और अगर बात करें इसका अभी नया नाम क्या कर दिया गया है, तो श्री विजयपुरम इसका नया नाम कर दिया गया है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहीं पर जो वीर सावरकर एयरपोर्ट है यहीं पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन से? ग्रेट निकोबार पर है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। जो ग्रेट निकोबार द्वीप है यहाँ पर स्थित है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दोदा बेटा, यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह दोदा बेटा है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। और नीलगिरी क्या है? तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, इनका मिलन बिंदु क्या है? यह नीलगिरी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कुंद्रेमुख चोटी कहाँ मिलेगी आपको? कर्नाटक में मिलेगी कुंद्रेमुख और बाबा बुदान।
कुद्रेमुख और बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ पर मिलेगी आपको? यह कर्नाटक में मिलेगी। और ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कुद्रेमुख और बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। महेंद्रगिरी आपको पूर्वी घाट पर देखने को मिलेगी, उड़ीसा में महेंद्रगिरी। और अन्नाईमुड़ी ये कौन से अन्नामलाई पर्वतमाला का भाग है? अन्नामलाई पर्वत का भाग है। और ये अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की दक्षिणतम अगर पर्वत श्रृंखला का पूछ ले कि पहाड़ी कौन सी है दक्षिणतम, तो वह कार्डामम की पहाड़ी है। कौन सी? कार्डामम की पहाड़ी है, जिसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं हम, जिसे हम इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। वर्गीस कुरियन ये कौन है? तो वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। किसके जनक है? श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन, जिसे कि ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। विजय भटकर, पी विजय भटकर ये किससे संबंधित है? भारत में किसके जनक है? तो भारत में कौन से सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक पी विजय भटकर जी है। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है भारत में। और सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में किसे? चावल और गेहूं को बढ़ावा दिया गया था उत्पादन में हरित क्रांति में। इसमें जो उन्नत बीजों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था हरित क्रांति के दौरान भारत में कृषि जो हमारी जो खाद्य आपूर्ति है उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए। तो यह आज की क्लास हो गई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, जो भी आपका रिव्यू हो क्लास के बारे में, तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। धन्यवाद।